समुच्चय अध्याय में आज विद्यार्थी समुच्चयों पर संक्रियाएं सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करने के बजाय कुछ जो नियम हैं उनको सीख लें और अच्छे से उनकी जानकारी रखें। यदि हमें गणितीय नियम, सिद्धांत, प्रमेय और उनके सत्यापन अच्छी तरीके से आते हैं तो निश्चित ही गणित विषय सभी के लिए सरल बन जाता है। यहाँ पर समुच्चयों में संघ अथवा सम्मिलन को समझना सबसे पहले जरूरी है। इसके लिए हमको आपकी कक्षा को ही एक उदाहरण मान लेना होगा। जैसा कि आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर आवंटित हैं और आपकी कक्षा में एक निर्देश है कि विद्यार्थी चाहे तो गणित विषय पढ़ें और चाहे तो गृह विज्ञान, होम साइंस पढ़ें। ये अधिकतर बालिकाओं के लिए विकल्प होता है कि वे गणित या गृह विज्ञान में चुनाव कर सकती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनके रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गणित ले रखा है। तो गणित वाले विद्यार्थियों का हमने एक सेट बनाया जिसका नाम हमने रखा ए, और उन विद्यार्थियों के रोल नंबर लिखे जो विद्यार्थी गणित विषय पढ़ते हैं। तो जब हमने रोल नंबर लिखा तो हमने पाया कि 2, 4, 6, 9, 10 इतने विद्यार्थी जो हैं गणित पढ़ते हैं। फिर हमने गृह विज्ञान के विद्यार्थियों का सेट बनाया तो हमने पाया कि 1, 3, 5, 7, 8, तो ये हमारा गृह विज्ञान के विद्यार्थियों का सेट बन गया। फिर हमने एक सेट और बनाया, सी सेट, जिसमें इन्हीं विद्यार्थियों में चित्रकला अथवा संस्कृत का चुनाव करने का विकल्प है कि वो चाहे संस्कृत ले लें और चाहे चित्रकला ले लें। तो देखिए, ये जो था सेट काहे का था? गणित विषय के विद्यार्थियों का। ये हमने सेट बनाया है गृह विज्ञान विषय चुनने वाले विद्यार्थियों का। अब संस्कृत चुनने वाले जो विद्यार्थी हैं 1, 2, 3, 7, 9, ये विद्यार्थी संस्कृत चुनने वाले हैं। तो इसका मतलब अब जो बचेंगे, जिसको हमने डी कहा, वो क्या होंगे? चित्रकला लेने वाले विद्यार्थी होंगे। वो कौन कौन से होंगे? अब 1 ने संस्कृत लिया है, 2 ने संस्कृत लिया है, 3 ने संस्कृत लिया है, 4 ने नहीं लिया तो 4 ने चित्रकला लिया। इसी प्रकार 5 ने, 6 ने, 8 ने और 10 ने। तो ये हमने कुछ 4 सेट बनाए हैं। तो अब हमको करना क्या है? सम्मिलन करना है। यदि हम आपसे कहें कि बी और सी का सम्मिलन करें, क्या करें? बी और सी का सम्मिलन करें। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, सम्मिलन की अंग्रेजी। तो यूनियन में यू बना हुआ है, यही सम्मिलन का चिन्ह हो जाता है। तो बी यूनियन सी। तो सम्मिलन का तात्पर्य है कि बी के और सी के दोनों के विद्यार्थियों को बुला के एक जगह बैठाओ। जब हमने कहा कि ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले विद्यार्थी हमारे पास आ जाएं, तो देखिए कौन कौन आपके पास आएगा।
1 रोल नंबर आएगा, 2 रोल नंबर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। बी में कौन कौन है? 1 3 5 7 8। और सी में कौन है? 1 2 3 7 9। तो अगर हमने बी और सी ग्रुप का सम्मिलन करने को कहा है कि बी और सी ग्रुप वाले एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो बी के विद्यार्थी भी आ गए और सी के विद्यार्थी भी आ गए। लेकिन यहां कुछ विद्यार्थी इन दोनों में ऐसे हैं जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को भी चुन रखा है और संस्कृत को भी चुन रखा है। जैसे देखो, ये 3 रोल नंबर वाला गृह विज्ञान और संस्कृत पढ़ रहा है, इस 7 रोल नंबर वाला गृह विज्ञान और संस्कृत दोनों विषय पढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम दो समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं तो उनमें जो कॉमन होते हैं, कॉमन अवयवों को एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। वैसे समुच्चय की बेसिक परिभाषा में भी यही होता है कि आपको करना क्या है, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो बी यूनियन सी इस प्रकार बन गया। अब हम बच्चों को इसका वेन आरेख बनाकर समझाएंगे। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख, अभी हमने ये विद्यार्थियों की टोलियां बनाई हुई हैं। तो पहले हमने बी वाले विद्यार्थियों को बुलाया, बी टोली को, और कहा कि आओ भाई आप इस घेरे में आकर बैठ जाओ। तो बी के विद्यार्थी इस घेरे में आके बैठ गए। कौन कौन? 1 रोल नंबर, 3 5 7 और 8 रोल नंबर। फिर हमने सी को बुलाया और कहा दूसरे घेरे में बैठ जाओ। तो एक समस्या होगी क्या कि बी वाले ग्रुप में 2 लोग ऐसे आकर बैठ गए हैं जो सी वाले ग्रुप में भी हैं। तो अगर हम सी का घेरा अलग बनाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? फिर ये 3 और 7 रोल नंबर या तो इस घेरे में बैठेंगे और या तो इस घेरे में बैठेंगे। तो इसके लिए हमें जो दूसरा घेरा बनाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा कि काम भी हो जाए और रिजल्ट भी अच्छा आए। तो देखिए, पहले घेरे में हमने किसको बैठाया है? 1 3 5 7 8। और दूसरे घेरे में हमने किसको बैठाया है? 1 2 3 7 9। तो 3 और 7 दोनों घेरे में बैठे हुए हैं। तो 3 और 7 तो देखो यहां बैठ गए, जो बी घेरे में भी हैं और सी घेरे में भी हैं। अब बी घेरे में कौन बचा? 1 5 और 8। सी घेरे में कौन बचा? अभी देखो 1 भी कॉमन है, तो 1 भी आपका यहीं बैठेगा, तो ये यहां नहीं बैठेगा। अब यहां कौन बचा? 2 और कौन? 9। 2 और 9। यहां थोड़ी जगह कम है, ये आप एक समझेंगे, एक कॉमन है, ध्यान नहीं दिया था। तो अब यहां पर देखते हैं हम क्या कि दोनों के घेरे बन गए। तो इस प्रकार दो समुच्चयों का सम्मिलन जब कराया गया तो बी यूनियन सी कहा गया। अब इन दोनों घेरों में कौन बैठा है? तो हमने देखा कि 1 2 3 5 7 8 9 ये सभी विद्यार्थी इन्हीं दोनों घेरों में बैठे हुए। तो इस प्रकार ये सम्मिलन आपका बन जाता है। अब देखिए, यदि तो यहां पर जो बी यूनियन सी बना है उसमें जो अवयव कॉमन थे उनको एक ही बार लिखा गया है। कॉमन अवयवों को एक ही बार लिखा गया है। अगर स्थिति ये होती ए और बी की, ए यूनियन बी निकालने को कहा जाए, तो भाई देखिए ए का घेरा क्या है? 2 4 6 9 10। और बी का घेरा में कौन है? 1 3 5 7 8। क्या इन दोनों में कोई अनुक्रमांक मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है
कि ये दोनों घेरे अलग अलग हैं। ए घेरे में कौन बैठा है? 2, 4, 6, 9, 10। बी घेरे में कौन है? 1, 3, 5, 7, 9। अब ये दोनों घेरे अलग अलग हैं। अब इनका सम्मिलन करने को कहा गया, तो फिर क्या होगा? ऐसी दशा में इन दोनों का सम्मिलन, अर्थात सबको एक साथ ले लो। तो जब सबको एक साथ ले लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रकार ये सम्मिलन तैयार हो गया। यहाँ पे क्या था? कोई भी कॉमन नहीं था। तो ऐसी दशा में ये जो A यूनियन B है, ये कुछ A प्लस B के बराबर में हो रहा है। लेकिन एक बात विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि A यूनियन B को आप A प्लस B मत समझें। A यूनियन B का मतलब है कि दोनों टोलियों को बुलाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। तो अब विद्यार्थियों को यूनियन का अर्थ समझ में आ गया होगा। संघ अर्थात जितने भी हमको समुच्चयों का संघ बनाना हो तो सबको बुला करके एक सेट बना देना है, सारे अवयवों का एक सेट। जैसे बी यूनियन सी था तो बी और सी का एक सेट। अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन डी बनाओ, तो आप क्या करोगे? ए और डी का सम्मिलित एक सेट बना दो। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो। देखो 2, फिर 4, फिर 5, फिर 5 के बाद 6 दोनों में है, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो ये बन गया ए यूनियन डी। तो इस प्रकार अब विद्यार्थियों को निश्चित ही सम्मिलन या संघ, जिसको हम यूनियन अंग्रेजी में कहते हैं, और इसी यूनियन से इस यू को निकालकर इस सम्मिलन का चिन्ह बना लिया जाता है और इसको यूनियन बोला भी जाता है। कभी कभी कोई टीचर आपको इसे कप कह करके पुकारेंगे कि ए कप बी, बी कप सी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस चिन्ह को किस प्रकार बोला जा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ यूनियन का इंग्लिश यू से यहाँ पे ये लेटर लिया जा रहा है, इसलिए हम इसको यूनियन बोलते हैं। बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन डी। अब आगे चलते हैं। समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सार्वनिष्ठ, अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसा कि अभी सम्मिलन को हम यूनियन कह रहे थे, इसी प्रकार सार्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और वेन आरेख से आप समझना चाहोगे तो देखिए, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। पहला सेट दूसरे सेट को काट रहा है और दूसरा सेट पहले सेट को काट रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। तो दोनों सेट एक दूसरे को काट रहे हैं, तो दोनों सेटों द्वारा एक दूसरे के काटे गए भाग को ही प्रतिच्छेद या सार्वनिष्ठ कहा जाता है। यानी ए का कितना हिस्सा बी ने काटा है और बी का कितना हिस्सा ए ने काटा है। तो मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई, और दूसरा सेट बी इस प्रकार है कि इसके अवयव सी डी ई एफ जी एच ये हैं। ये दो सेट हैं। तो इन दोनों सेटों में हमने देखा कि बी कौन कौन कॉमन मिल रहा है? सी मिल रहा है और डी मिल रहा है और ई मिल रहा है। अर्थात ए के 3 अवयव बी के भी अवयव हैं। तो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो अब 3 अवयव जो मिल रहे हैं वो इन स्थानों पर बैठेंगे, सी डी ई। बचे हुए ए के अवयव कौन है? ए बी और ए बी सी डी ई हो गए। बी में कौन बचा? एफ जी एच।
तो इस प्रकार हमने इस वेन आरेख में इन दोनों सेटों को दर्शा दिया। अब वेन आरेख क्या कह रहा है कि दोनों सेटों का जो प्रतिच्छेद बन रहा है वो कौन बन रहा है, सी डी ई का भाग। तो अर्थात हम क्या कहेंगे, ए और बी का सार्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, इसके लिए हम यूनियन को उल्टा कर देते हैं। अब इंटरसेक्शन का आई यहाँ पे नहीं यूज किया जाएगा। तो इसीलिए हमने बताया था कि कभी कभी कोई कोई टीचर इसको कप कहते हैं और इसको कैप कहते हैं। कप माने जानते हो चाय वाला कप, और कैप माने भी जानते हो सर पर रखे जाने वाली कैप। तो कप और कैप कह देते हैं इनकी आकृतियों के अनुसार, लेकिन हम यहाँ इन्हें ए यूनियन डी कहेंगे और इसे ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अर्थात इसको हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। सरल भाषा में इंटरसेक्शन अवयवों में जो कॉमन हिस्सा होता है उसको कहते हैं, यानी कॉमन अवयवों का सेट। तो कॉमन अवयव क्या हो गए, सी डी और ई। तो दो समुच्चयों में जो सार्वनिष्ठ अवयव हैं उनका जब हम सेट बना देते हैं तो बन जाता है सार्वनिष्ठ समुच्चय या दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। तो ये भी अब समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास एक तीसरा इसमें हम सेट मिला देते हैं और इस तीसरे सेट में हमने क्या किया हुआ है, यहां पे हम कुछ अवयव बढ़ा लेते हैं, पी आर, इसमें बढ़ा लिया हमने एस और टी। तो इसका मतलब अब देखिए, और एक सेट सी बराबर और लिखते हैं। सी बराबर क्या लिखेंगे, ई पी आर क्यू जेड एस टी, इस प्रकार लिख लिया। अभी हमने आकृति को ध्यान में रखते हुए ये अवयव लिखे हुए हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ई जो है वो तीनों सेटों में है। तो ई यहां पे देखिए जो हमने फिगर बनाया है वो तीनों सेटों में है। अब ए और सी सेट में कौन कौन मिल रहा है, देखिए ई मिल रहा है और पी और आर मिल रहा है। ए और सी में ई मिल रहा है और कौन मिला, पी और आर। तो पी और आर यहां हो जाएंगे। इसी प्रकार बी और सी सेट में देखिए कौन कौन मिल रहा है, ये एस टी मिल रहे हैं, ये ई मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ई मिल रहा है, एस मिल रहा है और टी मिल रहा है। ठीक, अब देखिए ई पी आर एस टी, पांच अवयव हो गए, ई पी आर एस टी, बचा कौन, क्यू और जेड। तो इस प्रकार इस सेट का भी निरूपण हमने कर दिया। अब यहां तीन समुच्चयों का सम्मिलन बन गया। अब अगर हमसे कहा जाए कि बी इंटरसेक्शन सी बताओ, तो अब बी और सी में देखिए क्या मिल रहा है, ई एस टी, ई एस टी। अगर तुमसे ए इंटरसेक्शन सी कहा जाए तो ए और सी में क्या मिल रहा है, ई पी आर। अगर कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो। अब इस बात को विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से समझें। क्या ध्यान से समझना है, यहां ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी लिखा है और ए के साथ इंटरसेक्शन लगाया गया है। इसका तात्पर्य है कि पहले ब्रैकेट का काम सरल करो। सरलीकरण में तुम्हें सिखाया भी गया है कि कोष्ठकों का कार्य पहले किया जाता है। तो बी इंटरसेक्शन क्या क्या है, ई एस टी, ये मिल गया ना, और ए कहाँ है, ये रहा। अब इन दोनों में देखो ये क्या मिल रहा है, हम सेट को दिखाकर इसलिए बता रहे हैं,
वेन आरेख को देख के तो आप बड़ी जल्दी जवाब दे देंगे, लेकिन यदि कोई प्रश्न ऐसे पूछा गया कि वेन नहीं बना हुआ है, तो या तो आप वेन बनाएं और या तो फिर उससे देख कर जवाब दें। तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी ये निकाला हुआ है, ए हमारा यहाँ पर है, तो इस ए के अवयवों और बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों में क्या मिल रहा है, तो हमने देखा कि ई जो है कॉमन मिल रहा है, तो ये सेट बन जाएगा ई। इस प्रकार ये इसका जवाब हो जाएगा। तो अब विद्यार्थियों को प्रतिच्छेद भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसका प्रयोग अच्छे से कर भी सकते हैं। अब आगे आता है असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय। क्या होते हैं? देखिए, अपने शब्द से ही अर्थ स्पष्ट कर रहा है। भाई, इसका मतलब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को न पता हो, लेकिन ये जरूर सबको पता है। असंयुक्त, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, आ माने नहीं। अर्थात जब हमको दो सेट ऐसे मिल जाएं जो एक दूसरे का प्रतिच्छेदन न करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें। हमको ए और बी यहाँ दो सेट ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो यदि ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 और बी बराबर हमने लिखा ABC, तो देखिए दोनों के अवयवों में भिन्नता है और साथ ही साथ गुणों में भी भिन्नता है। तो ए सेट क्या है? 1 2 3 4 और बी क्या है? ABC। तो इस प्रकार इनके अवयवों में ना तो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे? चूंकि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का प्रतिच्छेद भाग क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग, अर्थात फाई। क्योंकि हम नथिंग को क्या लिखते हैं? फाई लिखते हैं, रिक्त समुच्चय लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाई। यदि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ फाई या रिक्त समुच्चय हो तो ऐसे समुच्चय असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? अतः यदि दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ क्या हो जाए? रिक्त समुच्चय, ब्रैकेट में इसको हमने फाई लिख लिया, हो तो दोनों समुच्चय असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। तो ये हो गया विसंगीत समुच्चय। अब आगे चलेंगे, अन्य परिभाषाएं देखते हैं। अब देखिए समुच्चयों का अंतर। तो दो सेट अगर हम ले लें, एक सेट हमने लिया ए, इसमें लिखा हमने ABCDEF, दूसरा सेट हमने लिया बी, फिर हमने इसमें लिखा PQRBSC, ये हमने लिख लिया। तो अब देखिए भाई, ए सेट का वेन बनाते हैं। वेन बनाते समय एक बात सबसे जरूरी आप ध्यान दें कि सबसे पहले चेक कर लें कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो चलिए भाई, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा? कॉमन अवयव मिलेंगे। तो हमको देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो CC मिल रहा है और क्या मिल रहा? BB मिल रहा है, दो अवयव मिल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। ये ए सेट है, ये बी सेट है। कौन कौन अवयव कॉमन है? बी और सी, बी और सी। तो बी और सी कॉमन है। तो पहले में कौन बचा? ए बचा, डी बचा, ई बचा, एफ बचा। बी में इधर आ जाओ, P
P है, Q है, R है और S है। ठीक है, अब तो कोई बचा नहीं है। तो इस प्रकार हमने इसका आलेख कर दिया, वेन आरेख बना दिया। अब निकालना क्या, दो समुच्चयों का अंतर। और गणित में अंतर हम कहते हैं माइनस चिन्ह को, तो A माइनस B। समुच्चय क्या कहता है, यदि आपको दो समुच्चयों का अंतर निकालना है तो इसका मतलब है कि पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय के कॉमन अवयवों को निकालकर बाहर कर दीजिए। फिर से सुनिए, पहले समुच्चय से अर्थात A से दूसरे समुच्चय के अर्थात B के कॉमन अवयवों अर्थात B और C, पहले समुच्चय से कॉमन अवयव कौन से, B और C को निकाल करके बाहर कर दीजिए। तो A सेट से B और C को निकाल के बाहर करो तो क्या बचेगा, A D E F। तो इस प्रकार A माइनस B बराबर क्या आ गया, A D E F। अगर कहा जाता कि B माइनस A निकालो तो उसी परिभाषा का प्रयोग करेंगे, पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय के कॉमन अवयवों को बाहर कर देना है। तो B सेट से जो A के साथ कॉमन कर रहे हैं B और C को बाहर कर देना है, तो बचेगा P Q R और S। वेन आरेख में समझते हैं, जब हम A से इस पूरे A सेट से जो कॉमन अवयव है निकाल के बाहर कर देंगे ये वाले, तो हम देखो ये एक क्षैतिज रेखांकित भाग बना रहे हैं यहां पर। तो इस वेन आरेख में जितना हिस्सा क्षैतिज रेखांकित है यह हिस्सा क्या है, A माइनस B है। इसी प्रकार B से कॉमन अवयव को जब निकाला था तो हम क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखांकित, देखिए हम बना रहे हैं हिस्सा, ये हमने हिस्सा क्या बनाया, ऊर्ध्वाधर रेखांकित हिस्सा बना दिया। तो ये जो हिस्सा ऊर्ध्वाधर रेखांकित है यहां से लेकर ये ऐसे होता हुआ और ये भाग, तो ये क्या है, B माइनस A। तो यहां पर क्षैतिज भाग क्या है, A माइनस B, और ऊर्ध्वाधर भाग क्या है, B माइनस A। तो इस प्रकार वेन में भी इसको समझा जा सकता है कि A माइनस B क्या होता है और B माइनस A क्या होता है। चलो भाई, एक समस्या तो इस प्रकार समझाइए, लेकिन बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि यदि दोनों में कॉमन कुछ ना होता तो हम क्या करते, अगर A और B दोनों विसंगीत होते, दोनों अलग अलग होते, तो फिर कहा जाता कि A से B निकालो। जैसे हमने एक सेट C बनाया और C में हम कुछ ऐसे अवयव रखेंगे जो ना A में होंगे और ना B में होंगे, तो हमने अगर अल्फाबेट से ही चुनाव किया है तो हम लिखने G, ठीक है ना, H I K, ये हमने सेट बना दिया GHIK। तो अब इस सर्कल को हमें क्या कहीं अलग बनाना पड़ेगा। क्यों अलग बनाना पड़ेगा, ये जो C सेट है ना तो B को काट रहा है और ना ही A को काट रहा है, A B एक दूसरे को काट रहे हैं, C सेट इन दोनों से अलग है, G H I और K। अब कहा जाए A माइनस C निकालो, मतलब A सेट से C सेट के वे अवयव निकाल दीजिए जो कॉमन है। तो A सेट में C सेट का कोई अवयव ही नहीं है, अर्थात A सेट पूरा का पूरा यहीं बच जाएगा, A B C D E F। तो इसका मतलब क्या निकाला है, A माइनस C बराबर A। यहां हम क्या कह सकते हैं, A माइनस C बराबर A। अब देखिए एक और सेट हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक सेट हमने लिया ये,
और एक दूसरा सेट हमने बनाया, ये सेट के अंदर सेट हो गया। बाहर वाले सेट का नाम P, अंदर वाले सेट का नाम Q। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यदि P बराबर 1 2 3 4 5 और Q बराबर 2 3, तो अब देखो पहले इसका चिन्हांकन करो। तो 1 2 3 4 5। अब देखो P के अंदर सब हो गए पांचों अवयव और Q के अंदर केवल 2 अवयव हैं। तो फिर यदि कहा जाए कि P माइनस Q बताओ, P माइनस Q, तो P से Q निकाल दो, तो क्या बचेगा, 1 4 5। ठीक, P से Q के जो कॉमन अवयव थे निकाल दिए। अगर कहा जाए Q माइनस P बताओ, अर्थात Q से वो अवयव निकाल के बाहर करने हैं जो P के हैं, तो 2 3 निकाल दोगे। तो Q में 2 3 तो है ही है, और 2 3 को निकाल के बाहर कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, अर्थात 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कभी भी P माइनस Q और Q माइनस P आपस में बराबर नहीं होंगे। ये केवल तभी बराबर होंगे जब दोनों सेट एक ही होंगे। चलते हैं आगे। अब समुच्चय में अंतर समझ लिया, आगे समझते हैं दो समुच्चयों का सममिति अंतर, सिमेट्रिकल डिफरेंस। इसको विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि समुच्चयों के सममित अंतर निकालने के लिए जो ये सममित शब्द है, इसके लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये डेल्टा और या फिर ये चिन्ह। इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं और इसका जो सूत्र होता है A डेल्टा B, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, A, इसको सिमेट्रिकल डिफरेंस B बराबर A से B को घटाओ और B से A को घटाओ और इन दोनों का यूनियन कराओ। ये सूत्र होता है दो समुच्चयों का सममित अंतर, मतलब A माइनस B और B माइनस A का सम्मिलन। जैसे ऊपर एक प्रश्न तुम्हारे पास था जिसमें A और B दिए गए थे, यहाँ पर A और B दिए गए हैं और इससे ही अगर हमको सममित अंतर निकालना है तो A माइनस B पहले लिखा जाएगा। तो A माइनस B देखिए क्या है, ADEF। तो हम देखो क्या लिख रहे हैं, A माइनस B को क्या लिखेंगे, ADEF। ठीक है, अब यूनियन B माइनस A, ये देखिए B माइनस A लिखा हुआ, PQRS, PQRS दोनों लिख दिया। अब दोनों का यूनियन करा दीजिए। यूनियन के बारे में बताया गया है कि सभी अवयवों को बुला करके एक नया सेट बना दीजिए। तो ADEFPQRS। अब इनमें कोई कॉमन तो था ही नहीं, अगर कॉमन होता तो उसको एक ही जगह लिखते। तो इस प्रकार अब विद्यार्थियों ने सममित अंतर भी देख लिया। अब सीखते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, तो आप देखिए पूरक समुच्चय को समझने के पहले यहां पर हमें एक समष्टीय समुच्चय सीखना चाहिए जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे यहां पर अभी आपको A और B दिए गए हैं दो सेट। A में क्या है, ABCDEF, यहां PQRS BC ये दिए गए हैं।
अब समष्टीय समुच्चय क्या होता है? यदि कोई एक सेट ऐसा हो जिसमें ए के भी अवयव हों सभी और बी के भी सभी अवयव हों। तो जैसे हम लिखते हैं यूनिवर्सल बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, हमने इतना ले लिया। तो अब देखिए भाई, ए जो वहां पे था, ए के सभी अवयव इस सेट में हैं और बी के भी सभी अवयव इस सेट में हैं। तो सभी समुच्चयों का एक जो संयुक्त समुच्चय होता है वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को हम एक आयताकार बॉक्स के रूप में निरूपित करते हैं। यूनिवर्सल सेट को आयताकार बॉक्स के रूप में निरूपित किया जाता है और इसको यहां कोने में यू लिख दिया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये यू अलग है, यूनिवर्सल का यू है, ठीक। और अभी आपने ए यूनियन भी पढ़ा था, ए यू बी, तो ये यू स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है और यूनियन समुच्चयों के साथ प्रयोग किया जाता है। यही आपको ध्यान रखना, यही अंतर है। तो इसको आयत से प्रकट करते हैं। अब ए उसका एक सेट था, वो क्या था? यूनिवर्सल के अंदर है, क्योंकि यूनिवर्सल का ही एक उपसमुच्चय है वो, ठीक। और बी सेट वह भी यूनिवर्सल का ही एक अंग है। ए और बी में कॉमन थे बी और सी। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये आ गए आपके सामने, ए और बी। कॉमन कौन है? बी और सी। यहां पे बचा क्या? ए डी ई एफ ए में बचा और पी क्यू आर एस बी में बचा। ए डी ई एफ ये इसमें बचा था और पी क्यू आर एस ये इसमें बचा था। अब जरा एक बार आप यूनिवर्सल को देख लीजिए। देखो यूनिवर्सल के सब अवयव आ गए कि नहीं आ गए? ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब देखिए यूनिवर्सल में कुछ अवयव ऐसे हैं जो ना तो ए सेट में है और ना ही बी सेट में है। यूनिवर्सल में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ना ए में है ना ही बी में है, और ए में भी कुछ ऐसे अवयव हैं जो बी में नहीं है, बी में भी कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है। अर्थात ये थोड़ा सा विस्तृत वेन आरेख बन गया। तो अब पूरक समुच्चय को हम, जैसे ए कोई समुच्चय है, ए यहां पे क्या था? ए बी सी डी ई एफ, और बी यहां पे था बी सी पी क्यू आर एस, और यूनिवर्सल ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय जिसे कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, डैश लगा दिया जाता है, और इसका फार्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। जिसका आपको पूरक निकालना हो उसको आपको यूनिवर्सल माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल तो ये लिखा हुआ है, और माइनस ए अर्थात यूनिवर्सल से आप ए के अवयव निकाल के बाहर कर दो। तो देखिए क्या बनेगा,
ए के अवयव नहीं लिखने हैं, तो ए बी सी डी ई एफ इतने अवयव नहीं लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहीं तक है, एस तक। तो ये हो गया ए डैश। इसी प्रकार अगर बी का वो पूरक समुच्चय निकालना है तो बी डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा? अब यूनिवर्सल से बी के अवयव निकाल दो, तो ए बी सी, सॉरी बी और सी तो यहाँ पर हैं, तो बी से नहीं लिखेंगे, तो ए बी सी छूट गए। ए के बाद कौन नंबर आएगा? ई, ई यहाँ पे डी लिख लो, ए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो इस प्रकार ये बी डैश निकल आया। अब इसी में थोड़ा सा हम और विद्यार्थियों को समझाते हैं। अगर तुमसे कहा जाए ए यूनियन बी का होल डैश निकालो, तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल से हमें घटाना है ए यूनियन बी। इस पूरी यूनिवर्सल से ए यूनियन बी, अर्थात ए और बी के सर्कल को निकाल के बाहर कर देना है। तो देखिए क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ ये निकल गए और पी क्यू आर एस निकल गए, तो बचेंगे क्या? जी एच आई जे के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस निकल गए बाहर। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? ए यूनियन बी डैश। अगर इसी प्रकार कहा जाता कि ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, तो इसको आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल से आपको क्या निकालना है बाहर? ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी का कॉमन हिस्सा, केवल इतना ही हिस्सा तुमको निकालना है बाहर। तो आप क्या आ जाएगा? बी सी निकाल के बाहर कर देना है, ए बी सी निकल गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो इस प्रकार ये आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों को अवश्य समझ में आ गया होगा कि पूरक समुच्चय क्या होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने समुच्चयों में होने वाली संक्रियाओं, कौन कौन सी? सम्मिलन, जिसको हम यूनियन कहते हैं, सार्वनिष्ठ, जिसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और अंतर, जिसको डिफरेंस बोलते हैं, और सममिति अंतर तथा पूरक समुच्चय के बारे में जाना और उनके उदाहरणों को भी सीखा।